नमस्कार दिव्य सज्जनों, हम अभी तक सुन रहे थे इतिहास में किस प्रकार से अलग अलग ट्रेवलर्स ने आकर के इतिहास लिखा, जिनके किताबों के द्वारा इतिहास को समझने और जानने के लिए हमें सहयोग प्राप्त हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जानेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक साक्ष्यों का विवरण। तो पहले जो हम बात करेंगे वो अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। अभिलेख को इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। पत्थरों, मंदिर के दीवारों, गुफाओं के अतिरिक्त दीवारों पर या फिर स्तंभों पर इतिहास को उकेरना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज-कोई अभिलेख है। बोगज-कोई अभिलेख है। तो ये बोगज-कोई इंस्क्रिप्शन है क्या? बोगज-कोई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर से प्राप्त लायन गेट तुर्की मध्य एशिया में मिलता है और ये 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित विश्व का प्रथम अभिलेख है। भारत से संबंध कैसा है इसका? तो बता दिया जाता है कि वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्त्य के नाम का उल्लेख यहाँ मिल जाता है। चलिए दूसरे अभिलेख की तरफ चलते हैं। भारत के अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया। प्रारंभ की बात करें तो भारत में अभिलेख की परंपरा अशोक के शासनकाल से प्राप्त हुआ। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर, खरोष्ठी यानी दाईं ओर से बाईं ओर, आरमाइक व यूनानी लिपियों में मिलती है। उनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि से खुदे हुए हैं। देवनप्रियदर्शी अभिलेखों में अशोक का नाम देवनप्रियदर्शी के रूप में उल्लेख किया गया है। मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर से प्राप्त हुआ है। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और पानगुड्डैया अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त सभी तीनों अभिलेखों में अशोक के नाम का वर्णन अशोक देवनप्रियदर्शी के रूप में किया गया। रचनाओं के आधार पर अगर अन्य अभिलेखों की बात की जाए तो गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख मिले हैं, जिसमें संस्कृत भाषा में शक शासक रुद्रदामन के शासनकाल को वर्णित करता पहला बड़ा अभिलेख मिला है। दूसरा जो अगर बात करें तो महाराष्ट्र से नासिक अभिलेख मिला, जो कि सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी के संबंधित है। माता गौतमी बलश्री द्वारा निर्मित। और महाराष्ट्र से ही ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख भी मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में रवि कीर्ति द्वारा निर्मित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ये बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव अभिलेख, यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा लिखा गया था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित हरिसेन द्वारा लिखा गया था। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में राजा भोज द्वारा प्रतिहार नरेश थे, उन्होंने ग्वालियर अभिलेख लिखवाया। मध्य प्रदेश में ही एरण अभिलेख भी मिलता है। एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखा गया एवं सती प्रथा का उल्लेख किया गया। वाराह प्रतिमा पर पूर्ण राजा तोरमाण के लेखों का विवरण इसमें मिलता है। मध्य प्रदेश के बेसनगर में ही गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिलता है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख में यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा लिखा गया। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य यानी विदिशा मिलता है। पश्चिम बंगाल में देवपाड़ा अभिलेख शासक विजय सेन के बारे में यह लिखा गया। ओडिशा के हाथी गुफा में कलिंग राजा खारवेल, पर इसमें तिथि रहित है, यह तिथि नहीं लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन का विवरण मिलता है। आइए अब चलते हैं सिक्कों की तरफ। सिक्के क्यों विशेष हैं? क्योंकि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस यानी सिक्के और उनके अध्ययन को मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स विशेष बात है ये कि भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की
आरंभिक तिथि शताब्दी से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी व सोने से निर्मित है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के यानी आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहते हैं। स्वर्ण सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के को पारसियों ईरानी द्वारा लाया गया। स्वर्ण सिक्के, सोने में के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में मिलते हैं। अभिलेखों के रूप में सिक्कों यवनों के द्वारा किया गया। आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क्ड कॉइन्स भारत में प्राचीनतम मुद्राएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित लेख नहीं मिलते पर इसमें ठीक है। यवन में सर्वप्रथम यवनों द्वारा अभिलेखों के रूप में सिक्के निर्मित किए गए थे। यूनानी शासकों के मुद्राओं पर अभिलेख एवं तिथियां उत्कीर्ण होती थी। भारतीय राजवंश में समुद्रगुप्त की मुद्रा पर युद्ध, अश्वमेध यज्ञ और वीणा का चित्र बना होता था। सातवाहन नरेश सतकर्णी की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। आइए जानते हैं मूर्ति कला के बारे में। प्रारंभ में भारत में सर्वप्रथम मूर्ति कला का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ। शैली, प्राचीनतम भारत में मूर्ति कला का कुछ शैलियाँ थी उस पर प्रचलित हुआ। पहला था गंधार कला की शैली। गंधार स्टाइल में मूर्ति कला को इंडो बैक्ट्रिया शैली कहा जाता है। इंडो बैक्ट्रिया शैली कुषाण काल यानी कुषाण वंश से मिलते हैं। स्लेट पत्थर से निर्मित विदेशी कला शैली में बना यह मूर्ति मानव आकृति के विशेष प्रतिनिधित्व वाली मूर्तियां होती थी। दूसरा जो शैली है वो है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली यानी कि भारतीय कला शैली। इसका वंश था गुप्त काल में प्रचलित वंश पत्थर था लाल रंग के बलुआ पत्थर। अमरावती कला शैली, अमरावती स्टाइल में भारतीय कला शैली थी। इसको सातवाहन वंश द्वारा पत्थर थे, संगमरमर और भव्य उभारदार भित्तियां चित्र थी। आइए पेंटिंग के बारे में बात करें। चित्रकला यानी पेंटिंग। साक्ष्य जो मिलते हैं चित्रकला के वह भारत में चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख अजंता महाराष्ट्र की गुफाओं से प्राप्त हुआ। अजंता की गुफा में 19 चित्र प्राप्त हुए। खोजकर्ता थे जेम्स अलेक्जेंडर 1819 ईस्वी में। गुफा संख्या 9वां व 10वां सबसे प्रारंभिक व शुंगकालीन है। अजंता की गुफाओं में चित्रकला में माता शिशु और मरणासन राजकुमारी का चित्र शाश्वत भावों की अभिव्यंजना करते हैं, जो गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठता का प्रमाण है। बाघ मध्य प्रदेश की गुफा 1818 डेंजर फील्ड। आइए भवनों एवं स्मारकों के बारे में जानते हैं। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण को बेसार शैली कहते हैं। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यह हिंदू मंदिर है तथा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। मंदिर निर्माण की शैलियों में अंतर। नागर शैली में रथ का होता है। यह विंध्याचल पर्वत के उत्तर में बना हुआ रथ आकार के गर्भगृह के मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। दशावतार मंदिर, महाबोधि मंदिर, तिगवा और एरण के विष्णु मंदिर इसके कुछ उदाहरण हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की मूल जाति विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में इसके प्रचलन है और एक विमान
पुराण और गोपुरम द्वारा स्तरीय विभाजन और विभाजन में देवताओं की स्थापना। इसके एग्जाम्पल है जैसे मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, मामल्लपुर के रथ मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर। और इन दोनों का मिश्रण को बेसर शैली बोला जाता है। बेसर शैली मिश्रण का बोला जाता है। यह विंध्य पर्वतमाला के कृष्णा नदी के बीच शिखर विहीन छत होता है। इसमें यह शैली नागर और द्रविड़ का मिश्रण था। इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। इसका एग्जाम्पल है पापनाथ मंदिर और पट्टाडकल मंदिर कर्नाटक। जानते हैं खुदाई से प्राप्त स्मारक एवं भवनों के अवशेषों के बारे में। रेसिड्यू ऑफ मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग डिस्कवर्ड इन एक्सकवेशंस। पहला है बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर जावा में निर्मित है। यह 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के काल में था और यह संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर मंदिर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल को गुप्त काल को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल को अकबर का काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कृष्णदेवराय का काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर की काल को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल को कहा जाता है। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी पढ़ेंगे प्राचीन भारत के राजवंश, राजधानी संस्थापक व उनके अंतिम नरेश्वर के बारे में। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।